मैं गौरव भार्गव माइंड मिशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारा कल एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज हम भारतीय इतिहास का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। चलिए, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब चलिए इनके अंदर देखते हैं कि ये कब से कब तक रहे हैं और कब से कब तक चले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? पेपर में ध्यान से सुनिएगा, ऐसा आता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल वो काल जिसमें मानव सभ्यता के बारे में केवल सुना गया है, उसके लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब केवल जो अनुश्रुति है, मतलब जैसे किसी लोगों ने हमसे कह दिया है, पहले किसी ने किसी से कह दिया, तो केवल उनके द्वारा कहा हुआ सुना गया है, उसके आधार पर जो काल बना उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके संदर्भ में कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं है। तो याद रखिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं, जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो अब देखते हैं पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल कब से कब तक चला है? पुरापाषाण काल अज्ञात काल है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अज्ञात काल। अज्ञात काल का मतलब है कि जिसका समय पता नहीं है, कि मतलब जो कब से चालू हुआ। ठीक है, तो पुरापाषाण काल कब से चालू हुआ इसका पता नहीं है, लेकिन कब तक चला? 8000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, ये ईसा पूर्व आपको पता है, मैं बता चुका हूं। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो पुरापाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद होता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल जो है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि 8000 से 4000 यदि बाद में हो रहा है तो 8000 से 12000 होना चाहिए था। ऐसा नहीं है। ईसा पूर्व से मतलब जैसे गणित में संख्याएं होती हैं माइनस में, जैसे -10, -9, -8, -7, ठीक इसी प्रकार ईसा पूर्व का समय होता है ना। तो 8000 से 4000, 3000, 2000, 1000 ऐसे, फिर 0 हो जाएगा। 0 के बाद फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चला। अगला है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है और जिसे 3 भागों में विभक्त किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, अब इनके 2 मोस्ट क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया था। पहिए का आविष्कार। ठीक है, और नवपाषाण काल में अग्नि का आविष्कार। अग्नि का आविष्कार। एक मिनट, चलिए ठीक है। तो क्या पुरापाषाण काल में हमारे पहिए का आविष्कार हो चुका था? क्वेश्चन आता है पेपर में कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? पुरापाषाण काल में। और अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ है? अग्नि का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा।
चलिए अगला है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल का समय कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, याद रखिएगा। अब आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा है? तो वो काल जिसके बारे में लिखित जानकारी तो प्राप्त है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब उनकी लिपियां ऐसी हैं या उनकी भाषा ऐसी है जो इंसान के समझने से परे है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जिसके लिखित प्रमाण है परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा। तो आद्य ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चलता है। अगला हमारा है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व के बाद का जितना भी समय है जो अभी चल रहा है, जो मतलब जहां तक इतिहास गया है हमारा, वो समय ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, ये कब से, और इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि जिसके लिखित प्रमाण प्राप्त है, लिखित प्रमाण भी है और उन्हें समझा भी जा सकता है, समझा भी गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आया समझ। भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मैं आप सबको ये बता दूं कि ये टॉपिक एमपीपीएससी, ये टॉपिक जो है एमपीपीएससी और एमपीएसआई और यूपीएससी तीनों परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। इनमें से हर जब भी पेपर होता है एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल, पटवारी इनमें ऑप्शनल है, वो दे भी देते हैं नहीं भी देते हैं, कोई मतलब इतना जरूरी टॉपिक उनके हिसाब से नहीं है। लेकिन एमपीपीएससी, एमपीएसआई और यूपीएससी के हिसाब से ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलिए, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली है पुरातात्विक स्रोत, मतलब जो खुदाई वगैरह में मिले हुए हैं उन्हें पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत मतलब बुक्स वगैरह, किताबें वगैरह जितनी भी मिली हैं, जितनी ढूंढी गई हैं, लिखी गई हैं, उन्हें साहित्यिक स्रोत की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और विदेशी यात्रा के विवरण, जैसे पहले भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए उन्होंने अपनी बुक्स में क्या क्या लिखा है, किस हिसाब से उन्होंने भारत का वर्णन किया है, उन चीजों को इस श्रेणी में रखा गया है। तो हम आज पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत क्या है? जैसे जो खुदाई में मिली हुई वस्तुओं को इस श्रेणी में रखा गया है, इस श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में क्या रखा गया है? खुदाई में मिली हुई वस्तुओं को इस श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब इसको 6 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जो कौन कौन सी है? अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला और अवशेष। अच्छा, इनके बारे में देखते हैं। तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख मतलब किसी राजा द्वारा लिखे गए होते हैं, लिखे गए पत्र या ताम्रपत्र या शैलपत्र। ठीक है, तो अभिलेख क्या होते हैं? किसी राजा महाराजा द्वारा या पहले जो शासन करते थे उनके द्वारा लिखे गए पत्र, ताम्रपत्र। अच्छा, पत्र मतलब जो कागज पे लिखे जाते हैं, ताम्रपत्र मतलब जो तांबे के पत्थरों पे लिखे जाते हैं, और शैलपत्र मतलब जो पत्थरों पे अंकित किए जाते हैं उन्हें शैलपत्र कहते हैं। ठीक है, शैलपत्र जैसे गुफा वगैरह होती है इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिए। इसका मुद्राएं, पहले के राजा महाराजा ने जितने सिक्के चलाए उन सबको मुद्राओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जिनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है
कि उस समय क्या चलता था, क्या चलता था सब। स्मारक भवन जैसे उनके भवन, जैसे महल, ठीक है, स्नानागार आदि, ठीक है। तो मतलब जो स्मारक भवन आप समझ गए होंगे, मतलब जो बनाए गए हों हाथों से, उन सब से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, उन्हें श्रेणी में रखा गया है। मूर्तिकला जिसमें मूर्तियां रखी गई हैं, मूर्तियां मिली हों, मूर्तियां मिली उन्हें रखा गया है। चित्रकला में चित्र यानी पेंटिंग्स रखी गई हैं, पेंटिंग्स, ठीक है। और अवशेष मतलब जो अवशेष मिले गए हैं, यानी टूटी फूटी चीजें, टूटी फूटी चीजें इस श्रेणी में रखी गई हैं। तो याद रखिएगा पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, खुदाई में मिली हुई वस्तुओं को इस श्रेणी में रखा गया है। खुदाई में जो वस्तु मिलती हैं उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है, ठीक है। और इसको 6 भागों में विभक्त किया गया है। अभिलेख जिन्हें जैसे जो 3 प्रकार के पत्र, ताम्रपत्र और शैलपत्र होते हैं जो मिले होंगे, उनको इस श्रेणी में रखा गया है। मुद्राएं, सिक्के, स्मारक भवन, महल, स्नानागार इत्यादि। मूर्तिकला में जितनी मूर्तियां मिलती हैं उन मूर्तियों को रखा गया है। चित्रकला में पेंटिंग्स को रखा गया है। और अवशेष में टूटी फूटी जितनी भी चीजें मिली होंगी उन सबको इस अवशेष में रखा गया है। चलिए इतना समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम कल की क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट वीडियो है। इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। और चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।